नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ और इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं 25 से 31 दिसंबर के वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी। यहाँ पर हम करंट अफेयर को उसके बारे में थोड़ी चीज़ जानेंगे, प्लस उसके स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी जानते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करंट अफेयर से रिलेटेड कवर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको बता दूँ अपनी मेंबरशिप के बारे में। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वीकली मॉक टेस्ट की सुविधा अवेलेबल रहेगी, साथ साथ और भी दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मॉडल पेपर आपको वहाँ पर मिलेंगे, प्लस हमारी जो प्रिंटेड बुक है उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति, केंद्र व राज्यों के फैसलों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है राजनीति से रिलेटेड। तो किस राज्य ने दिसंबर 2022 में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की? तो अरुणोदय 2.0 मतलब ऑलरेडी वहाँ पर ये चल रही थी। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा असम सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उनका नाम है हिमंता बिश्वा शर्मा। ध्यान रखिएगा, इसमें है क्या, इस स्कीम के अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको फाइनेंशियली सिक्योरिटी देने के लिए कुछ उनके हाथों पे पैसा पहुंचाया जाएगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1250 रुपये उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाएगा। अब यहाँ पर हमने असम की बात की है, तो असम के बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये स्टैटिक जीके आपको पता होना चाहिए क्या है। तो असम को फाउंड किया गया था स्टेट के रूप में 1950 को। कैपिटल इसकी दिसपुर है, डिस्ट्रिक्ट 35 है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल भी हैं और साथ साथ वो नागालैंड के राज्यपाल भी हैं। अतिरिक्त प्रभार उनको नागालैंड का मिला हुआ है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा। यहाँ का विधानमंडल एक सदनी है, जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। विधानसभा में 126 सीट्स हैं, राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट और लोकसभा में 14 सीट यहाँ से आती हैं। यहाँ के हाई कोर्ट को गुवाहाटी हाई कोर्ट कहते हैं, मतलब गुवाहाटी में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान की तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दूं, ओरंग का नाम अभी रिसेंटली में चेंज किया गया है। इसका पूरा नाम था राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन भारत सरकार ने इसका नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। असम के बारे में मैप में थोड़ी बात जान लेते हैं। असम यहाँ पर 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों के साथ ये बाउंड्री को टच करता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जो बीपीएल कार्ड वाले होल्डर परिवार हैं कि रसोई गैस सिलेंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने की बात कही है, कि घोषणा की है? तो आपको बता दूं, ये राज्य सरकार, आप जानते होंगे इस समय पर जो हमारा घरेलू सिलेंडर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस मिलता है। अब राज्य सरकार ये जो बीपीएल कार्ड वालों को सस्ते में सिलेंडर इसलिए देना चाहते हैं जिससे कि वो भरवा पाएँ। बहुत सारे लोग अभी उसको भरवा नहीं पाते, इसलिए राजस्थान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राजस्थान में जब पहुंची थी तो उसी रैली पर इनके द्वारा अनाउंस किया गया था। ये जो सुविधा है बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिलने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की हमने बात की है तो राजस्थान के राजधानी जयपुर है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। ये हैं अशोक गहलोत। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा इसलिए दिया है कि अपना पर्यटन जो पर्यटन डिपार्टमेंट है उसको बेहतर बनाना चाहती है। बेहतर बनाने के साथ साथ उसमें जो फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ाना चाहती है, और ये असम के द्वारा किया गया है। असम में नेशनल पार्क्स हैं, और भी असम टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, चाय के बाग उद्यानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसीलिए ये अपने यहाँ पर इसको प्रमोट कर रही है। ये सिल्क की जो साड़ियाँ होती हैं उसके लिए फेमस है। बहुत सारी साइट्स हैं तो उनको डेवलप कर रही है, जिससे कि बिजनेस एक डेवलप हो सके पर्यटन विभाग में। तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा इन्होंने दिया है। असम के मैंने आपको बता ही दिया, मुख्यमंत्री बिश्वा शर्मा है, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित होगी? तो पहली बार भारत में हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज ये भारत में पहली बार गोवा में आयोजित होगी। याद रखिएगा, गोवा में आयोजित होगी। ये जो वर्ल्ड टेबल टेनिस है ये कौन कराता है? तो आपको बता दूं, ये टेबल टेनिस की जो संस्था है वो जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस उसके द्वारा नहीं कराई जाती। इंटरनेशनल टेबल टेनिस ने विश्व टेबल टेनिस को डेवलप किया हुआ है, 2019 में बनाया है, जिससे कि टेबल टेनिस को कमर्शियली टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराई जा सके। इसीलिए इसको वर्ल्ड टेबल टेनिस के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहली बार इस टेबल टेनिस के टूर्नामेंट को 2020 में आयोजित किया गया था। अब भारत में ये 2023 में ऑर्गेनाइज होगी। याद रखिएगा, गोवा में ऑर्गेनाइज होने का अनाउंसमेंट की गई है। भारत के बेहतरीन प्लेयर हैं टेबल टेनिस के, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बात की है मैंने, तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन को फाउंड किया गया था 1926 में, स्विट्जरलैंड लुसाने में उनका मुख्यालय है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीनी सीमा से जुड़े किस राज्य में देश का सबसे लंबा हाईवे बनाने का फैसला किया है? आपको पता है भारत का ना विवाद चल रहा है चीनियों से, चीनी सीमा पर विवाद चल रहा है। तो जिस राज्य पर विवाद चला है ना अभी रिसेंटली में, वहीं पर ये अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो अरुणाचल प्रदेश में अनाउंसमेंट की गई है, ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने ये अनाउंसमेंट की है कि हम सबसे लंबा हाईवे बनाएंगे, जिससे कि वहाँ पर सेना की आवाजाही आसान हो सके। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमने पढ़ी है अरुणाचल प्रदेश को, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश को स्टार्टिंग में 1972 में बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। बाद में 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। राजधानी इसकी ईटानगर है और 25 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं। बीडी मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और विधानसभा की सीट 60 है। लोकसभा और राज्यसभा में 1 सीट आती है यहाँ से, और लोकसभा में 2 सीट यहाँ से आती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। और हाँ, राज्य अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ बाउंड्री को टच करता है। एक तरफ चीन, एक तरफ भूटान और एक तरफ म्यांमार। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों का नाम बदलने की सहमति दे दी है? पहले उत्तर प्रदेश ने इनसे रिक्वेस्ट की थी, अब ये सहमति दे दी गई है दिसंबर के महीने में। तो आंसर यहाँ पर होगा 2 जगहों को, किसको? मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान। इन दोनों जगहों, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान के नाम बदलने की जो घोषणा है, मतलब पहले ही रिक्वेस्ट की गई थी, अब यहाँ पर सहमति दे दी गई है हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा। मुंडेरा बाजार की बात करें तो चौरी चौरी के नाम से जाना जाएगा। और देवरिया जिले की बात करें तो देवरिया जिले का नाम, ये जो देवरिया जिला है उसमें तेलिया अफगान है, उसका जो तेलिया अफगान है इसका नाम क्या होने वाला है? तो इसका तेलिया शुक्ला नाम होगा। क्या होगा? तेलिया शुक्ला, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर चर्चा हुई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, आनंदीबेन पटेल जी वहाँ की राज्यपाल हैं, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक किस राज्य में बनाया जाएगा? तो
अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाने की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अब वहां पर जमीन एलोकेट की गई है और ये अनाउंसमेंट मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर में की गई है, क्योंकि उनका जन्म ही ग्वालियर में हुआ था। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो स्मारक है वो ग्वालियर में बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने एक ग्वालियर में सिरोल जगह है, सिरोल जगहों में 4000 हेक्टेयर के आसपास की ज़मीन को आवंटित कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में अगर आपको बताऊं तो उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था 1924 में ग्वालियर में, और भारत के वो प्रधानमंत्री भी रहे। आपको पता होगा 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। सबसे छोटे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री वही रहे। कब? 1996 में 13 दिनों के लिए। उसके बाद 1998 में दोबारा से उन्होंने शपथ ली। उस समय पर 13 महीनों तक उन्होंने अपनी सरकार चलाई, लेकिन बाद में फिर सरकार गिर गई। उसके बाद फिर 1999 में उन्होंने 5 साल तक पूरी सरकार, लगभग 5 साल तक उन्होंने अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा किया। ठीक, मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मंगू भाई सी पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी यहाँ की भोपाल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन आएंगे आपके लिए नियुक्ति से रिलेटेड। तो नियुक्ति से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का इंजीनियरिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन आर्मी में इंजीनियरिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर यहां पर होगा, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। ये आप इनको यहां पर देख सकते हैं। इनको इंजीनियरिंग इन चीफ इंडियन आर्मी में अपॉइंट किया गया है। अब यहां पर हमने आर्मीज की बात की है। आपको पता होगा भारत 3 आर्मीज में तो डिवाइडेड है, जैसे कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना। अगर थल सेना की बात की जाए तो मनोज पांडे जी यहाँ के प्रमुख हैं, 29 नंबर के हैं। अगर नौसेना की बात करें तो आर हरि कुमार जी यहाँ के प्रमुख हैं, 25 नंबर के हैं। और वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो वीआर चौधरी जी हैं, विवेक राम चौधरी जी, जो कि 27 नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन नियुक्ति से रिलेटेड में आपके लिए है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक, मतलब टेम्पररी अभी बनाया गया है। अभी जो पहले प्रमुख थे वो रिटायर हो गए हैं, हट गए हैं पद से, तो अब इनको बनाया गया है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर यहां पर होगा, यह नियुक्त किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ध्यान रखिएगा, आप यहां पर देख सकते हैं सीवीसी की यहां पर बात हुई है। इसको कब बनाया गया था? 1964 में इसको फॉर्म किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी बन गए हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पहली मुस्लिम महिला का नाम बताएं जो एनडीए के बाद फ्लाइंग विंग के लिए चुनी गई हैं। देखिए, फ्लाइंग विंग के लिए चुनी गई हैं। बहुत सारे लोग इनको कह रहे हैं कि ये अभी ट्रेनिंग पर जाएंगी, उसके बाद ये हमारी पहली फाइटर पायलट उड़ाने वाली मुस्लिम महिला बन जाएंगी। ठीक है, अभी मुस्लिम महिला बनी नहीं है, ये सिर्फ फ्लाइंग विंग के लिए चुनी गई हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं आपसे पूछा जा रहा है। आंसर होगा, ये उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। आप इनके यहाँ पर इनको देख सकते हैं, यह है सानिया मिर्ज़ा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका नाम। इनको 149 रैंक मिली थी, लेकिन सेकंड रैंक मिली थी इनको फ्लाइंग विंग की कैटेगरी में। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए को इन्होंने क्लियर किया है और एनडीए में जाकर ये अपनी ट्रेनिंग वगैरह करने वाली हैं। तो एनडीए को स्थापित किया गया था 1954 में। उसका जो मतलब उसको वो है कहाँ पर भारत देश में? तो आंसर होगा महाराष्ट्र के पुणे में खड़क वासला एक जगह है, वहाँ पर वो अवेलेबल है, वहीं पर ये ट्रेनिंग करने जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो फिजी का किसे नया प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर यहाँ पर होगा सितविनी राबुका। कौन? सितविनी राबुका को चुना गया है। ये मिलिट्री कमांडर थे वहाँ पर और 24 दिसंबर को इनको प्रधानमंत्री नया चुना गया। इन्होंने जगह किसकी ली है? आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इन्होंने जगह किसकी ली है? तो फ्रैंक बेनीमारामा, किसकी? फ्रैंक बेनीमारामा की जगह इन्होंने ली है। फिजी की बात करें तो फिजी रिसेंटली में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। किस लिए? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के सहयोग से फिजी में आयोजित होगा 2023 में।
ठीक है। और फिजी की बात करें तो फिजी सबसे अधिक आबादी वाला मतलब एक जगह है, और समृद्ध द्वीप की बात की जा रही है तो वह सबसे समृद्ध और सबसे ज़्यादा आबादी वाली एक जगह है। इसकी कैपिटल सुवा है। मुद्रा की बात करें तो फिजियन डॉलर है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी है? तो पहली महिला बस ड्राइवर की बात की जा रही है। जो उत्तर प्रदेश का रोडवेज है, बस चलाने वाला जो सिस्टम है, वहां पर पहली महिला बनी है प्रियंका शर्मा। ध्यान रखिएगा, प्रियंका शर्मा, आप यहां पर इनको देख सकते हैं। पति की मृत्यु के बाद अपना ये काम शुरू किया, मतलब ड्राइविंग सीखी, और सीखने के बाद काफ़ी काम वाम करने के बाद 2020 में वैकेंसी निकली, उसमें इन्होंने फिल किया और फाइनली ये उत्तर प्रदेश में पहली महिला बन गई हैं जो कि रोडवेज में बस ड्राइवरिंग करेंगी। ठीक है, प्रियंका शर्मा नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, नेपाल में अभी रिसेंटली में आपने नाम सुना होगा बहादुर देउबा का, वो पहले प्रधानमंत्री थे, चुनाव लड़के आए थे, जीते थे वहाँ पर, लेकिन अब फिर से वहाँ पर कुछ तख्ता पलट होता रहता है तो प्रधानमंत्री चेंज हुए। इनका नाम है पुष्प कमल दहल। ध्यान रखिएगा, पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत के लिए ना नेपाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है अब प्रधानमंत्री, और शेर बहादुर देउबा की जगह इन्होंने ली है। अभी शेर बहादुर देउबा थे, उनकी जगह वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल भारत के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत से 5 राज्यों से बाउंड्री इसकी टच होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे नेपाल है, चाइना और भारत के बीच में नेपाल पड़ जाता है, और भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के साथ बाउंड्री टच करता है। ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में भी बात करें तो सबसे लंबी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ इसकी टच होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हमें जानना जरूरी है। काठमांडू इसकी कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। दिनेश कुमार शुक्ला को जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसमें चेयरमैन के पद पर इनको बैठाया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनका नाम, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। तो सैन्य अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में पहली बार आयोजित किया जाएगा? तो वीर गार्जियन, इस देश के साथ भारत पहली बार एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, पहली बार वायुसेना के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। मतलब आज तक वायुसेना के साथ एक्सरसाइज नहीं हुई है। ये है जापान। रीजन क्या है? चाइना को अपनी पावर दिखाने के लिए भारत और जापान मिलकर इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो जापान में कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जापान में इस एक्सरसाइज को अप्रॉक्सीमेटली अगर सब कुछ सही चला तो 16 से लेकर 26 जनवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, जापान में एक हायाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत जापान के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करता है, जैसे कि थल सेना वाली एक्सरसाइज की बात करें तो वो एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन, सुना होगा आपने। नेवी की एक्सरसाइज की बात करें तो भारत जापान के साथ जिमैक्स करता है, और मालाबार अभ्यास आपको पता होगा, भारत नेपाल उसमें होते हैं, भारत और जापान होते हैं, लेकिन उसमें साथ साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक, चलिए अब यहाँ से आएंगे इवेंट से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन। तो इवेंट से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के इंदौर में इसको स्थापित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश बल्कि भारत की सबसे साफ सिटी है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में इसको स्थापित किया गया है। ये इन्फेंट्री है क्या? तो आपको बता दूं, इसमें जो हमारे पूर्व सैनिक रहे हैं, पहले जो सैनिक रहे हैं 1747 से लेकर 2020 तक, वहाँ पर उनके सारा इतिहास कलेक्ट करके मूर्तियों के रूप में, बुक के रूप में रखा जाएगा, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन, उनकी वीरता की इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष 2024 में किस देश में आयोजित होगी? तो किस देश में आयोजित होगी? तो आंसर होगा WTO की जो बैठक है उसको संयुक्त अरब अमीरात में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। वैसे 2022 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही ऑर्गेनाइज कराई गई थी।
प्रोस्पेक्ट कहीं और था कि कहीं और कराएंगे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने कह दिया था नहीं भाई आप जहां कराना चाहो वहां करा लो। तो फिर उनको स्विट्जरलैंड जिनेवा में उनका हेडक्वार्टर है, वहीं पर ऑर्गेनाइज कराया गया। तो WTO आपको पता होगा, WTO क्या है? दुनिया में जो व्यापार होता है उससे संबंधित जितने भी नियम हैं यही बनाते हैं। पहले स्टार्टिंग में 1948 से इस संस्था को गेट कहा जाता था, GATT का मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ध्यान रखिएगा 1948 से लेकर ये काम कर रही थी। फिर 1995 के बाद इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1995 में फॉर्म कर दिया गया। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 164 इसके सदस्य हैं। महानिदेशक की बात करें तो नगोंजी ओकोंजा इवेला है, जो कि नाइजीरिया से ये बिलोंग करती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। तो ये WTO का एक मतलब पेज है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्टील मिनिस्टर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी का लॉन्च किया? ये सिर्फ स्टील मिनिस्टर ही नहीं है, ये हमारे उड्डयन मिनिस्टर भी हैं, 2 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, स्टील मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो इन्होंने पहली स्टील ब्रांड किस कंपनी की लॉन्च की? तो आंसर यहां पर होगा कल्याणी। किसकी? कल्याणी कंपनी की। कल्याणी कंपनी एक ही फील्ड पर काम नहीं कर रही कि स्टील में ही काम कर रही है, बहुत सारी फील्ड में काम कर रही है। तो जो ये ब्रांड है इसका नाम क्या है? तो कल्याणी फॉरेस्टा नाम का ब्रांड है। क्या नाम है? कल्याणी फॉरेस्टा। ध्यान रखिएगा, ब्रांड ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लॉन्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कल्याणी फॉरेस्टा का पहला ग्रीन ब्रांड है। तो यहाँ पर बात की जाए ग्रीन किसको कहते हैं? सिंपल सी बात है, जिससे कार्बन का एमिशन कम हो। तो स्टील को बनाने में जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाए वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन का मतलब कार्बन का उत्सर्जन ना करे, तो उसे हम स्टील और ग्रीन स्टील कहेंगे। कल्याणी की बात करें, कल्याणी समूह की, तो ये मैंने आपको बताया एक फील्ड में काम नहीं करते, ये स्टील के फील्ड में एरोस्पेस, रक्षा, मोटर वाहन, शक्ति, बहुत सारी फील्ड में काम करते हैं। 1961 में इसको फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। बाबा कल्याणी इसके इस समय पर अध्यक्ष हैं और फाउंडर भी हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण पूरा हुआ? तो देखिए ये पूछा जा रहा है किस रेल मार्ग पर निर्माण पूरा हुआ। उद्घाटन अभी होगा, बाद में कर दिया जाएगा किसी मतलब मंत्री वगैरह के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर किया गया है। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये जम्मू कश्मीर में बनिहाल कटरा जो सुरंग, जो पूरा रेल लाइन है, वहाँ पर ये उद्घाटन, वहाँ पर ये काम पूरा बनके तैयार हुआ है। पहली एस्केप और सबसे लंबी सुरंग है। कितनी है? तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 12.89 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग है, एस्केप सुरंग। एस्केप सुरंग कौन होती है? मतलब मान लीजिए मेन सुरंग में आप जा रहे हैं और कोई दिक्कत हो जाती है, आग लग जाती है, दोनों तरफ से मुहाने आग से भर जाते हैं, तो आपको निकलने के लिए कोई जगह तो चाहिए। तो आपके लिए एक एस्केप सुरंग बना दी गई है बीच से, जो कि कहाँ बनाई गई है? तो उसको T49 कहा जा रहा है, उसी पर बना दी गई है। इस पर 2 सुरंग है, एक तो मुख्य सुरंग तो है ही, लेकिन एक एस्केप सुरंग बना दी गई है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम होती है तो बाद में इसका यूज़ करके हम निकल सकें। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो एस्केप सुरंग अभी सबसे बड़ी बनी है, 12.89 किलोमीटर की ये लंबी है। ठीक, उम्मीद करता हूँ एस्केप सुरंग क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें तो कुछ इस प्रकार की है एस्केप सुरंग, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन आएंगे आपके लिए पुस्तक और लेखक से रिलेटेड। तो पुस्तक और लेखक से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? तो पुस्तक द लाइट वी कैरी के लेखक हैं कौन? जो यूएसए की पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी ये वाइफ है, मिशेल ओबामा इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ये बुक है इनके अकॉर्डिंग कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको जो अभी रिसेंटली में आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरी हुई है उसको आप निकाल सकते हैं बाहर, अपने जीवन को अत्यंत सुखमय बनाने की एक लाइन में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हर कहना है इनका कि ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये कहना है, लेकिन पढ़िए वढ़िएगा मत, बस आप ये याद कर लीजिए। ये जो बुक है द लाइट वी कैरी को किसने लिखा है? मिशेल ओबामा ने लिखा है।
ठीक, अगला क्वेश्चन है खेल से रिलेटेड। तो खेल से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने पुनेरी पल्टन को हराकर जीत हासिल की? तो पुनेरी पल्टन हार गई है और किसने यहां पर जीत हासिल की है? तो आंसर होगा यहां पर जयपुर पिंक पैंथर ने। देखिए, ये जो प्रो कबड्डी लीग है इसको 2014 से स्टार्ट किया गया था। 2014 से जब स्टार्ट किया गया तब भी जयपुर पिंक पैंथर ही जीता था, लेकिन उसके बाद नहीं जीता। अब ये दूसरी बार कब जीता है? तो 2022 में। और ये किसकी टीम है? तो आपको बता दूं, अभिषेक बच्चन की ये टीम है। ध्यान रखिएगा, इसने पुनेरी पल्टन को हराकर यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। 2014 मैंने आपको बता ही दिया कि 2014 से हो रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अवार्ड से रिलेटेड है, जैसे कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें तो अर्जुन देशवाल को मिला है। पिंक पैंथर से ये बिलोंग करते हैं, इनको 20 लाख रुपए का चेक मिलेगा। रेडर ऑफ द सीरीज की बात करें तो भारत देश नहीं है, भारत प्लेयर है, उनको मिला है बेंगलुरु बुल्स से बिलोंग करते हैं। 15 लाख रुपए का इनको इनामी राशि मिली है। सीजन का डिफेंडर, मतलब सीजन में जो डिफेंड करने में अपनी टीम को बेहतर परफॉर्म किया, उनका नाम है अंकुश, ये पिंक पैंथर से बिलोंग करते हैं। 15 लाख रुपए इनको मिले हैं। यंग प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें तो नरेंद्र हुड्डा को मिला है, जो कि बेंगलुरु बुल्स से बिलोंग करते हैं, और 8 लाख रुपए इनको इनामी राशि मिली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो अभी रिसेंटली में नीलामी हुई है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो आंसर होगा इंग्लैंड के हैं ये सैम कुरन। किसो? सैम, CURRAN इनका नाम है। कई जगह प्रोनाउंशिएट में कुछ और लिखा हुआ है, कई जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। वैसे क्यूरन गूगल ट्रांसलेट जब किया गया तो मिला था, तो सैम क्यूरन इनका नाम है। ये ऑलराउंडर है। इंग्लैंड में आपको पता होगा, जब भी रिसेंटली में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर भी फाइनल में इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला। तो बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया, जिसकी वजह से इनको 18 लाख रुपए से ज़्यादा की बोली लगी। 18.5 करोड़, माफ़ कीजिएगा लाख बोल दिया, करोड़, 18.5 करोड़, 18.5 करोड़ तक की बोली लगी और इनको खरीदा गया है पंजाब किंग्स के द्वारा। इसी सीज़न में बात करें तो 17.5 की बोली लगी है और कैमरन ग्रीन को, ऑस्ट्रेलिया के हैं वैसे ये, मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा है। और भी बहुत सारी बोलियां लगी हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बार काफ़ी महंगे प्लेयर बिके हैं और सैम क्यूरन जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। वैसे पहले की बात करें तो 2021 में सबसे हाईएस्ट बोली लगी थी क्रिस मॉरिस की 16.25। उन्हीं का रिकॉर्ड अब इस वाले सीजन में ब्रेक हुआ है, क्योंकि 2 प्लेयरों को उनसे ज़्यादा पैसा मिल गया है। ठीक है, और 2015 में युवराज सिंह थे, आपको पता होगा, 16 करोड़ रुपीज़ उनको दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल के नाम से जानी जा रही है टीम, उसने खरीदा था। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता होगा 2008 से स्टार्ट किया गया था, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको याद होगा। पहला राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया। इस समय पर 10 टीमें खेल रही हैं और इस समय पर जो लास्ट वाला 2022 वाला है वो गुजरात टाइटंस ने जीता था। सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अनाउंसमेंट फीफा के जो इस समय पर हेड हैं उनके द्वारा की गई है। आंसर यहाँ पर होगा ये मोरक्को के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। 2023 में जो फीफा क्लब विश्व कप होगा उसकी मेजबानी मोरक्को करने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो मोरक्को की जो जियानी इन्फेंटिनो है, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, फीफा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि मोरक्को में फीफा क्लब विश्व कप 2023 का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है निधन से रिलेटेड। तो निधन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि नायक भैरव सिंह राठौर का निधन 19 दिसंबर 2022 को हो गया। वे पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान किस जगह के लड़ाई में वीरता के लिए चर्चित थे? तो आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, अगर आपने बॉर्डर देखी है तो आप जानते होंगे, राजस्थान में एक जगह है लोंगेवाला, जैसलमेर के पास है, वहाँ पर लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ 1971 में। उसमें इन्होंने अपनी वीरता के लिए काफ़ी चर्चित रहे थे और इनके ऊपर एक किरदार भी निभाया किसने? सुनील शेट्टी ने। फिल्म में तो इनको
मार दिया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में अभी रिसेंटली में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, वीरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित रहे हैं। 1971 में भारत ने जो युद्ध लड़ा था उसमें ईस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दो पार्ट थे, एक तो इस तरफ वाला पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, और एक बांग्लादेश वाला पाकिस्तान जिसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। उसके बाद उसको आज़ाद करा दिया गया क्योंकि भारत ने वहाँ पर जीत दर्ज कर ली थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। नायक भैरव सिंह राठौर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, पेले का निधन, फुटबॉल से रिलेटेड ये प्लेयर है। पेले का निधन 29 दिसंबर 2022 को हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए हैं? आंसर मैंने आपको बता दिया, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अभी तो हम रोनाल्डो को जानते हैं, रोनाल्डो, मेसी, लेकिन सबसे बेहतरीन अपने समय के बेहतरीन प्लेयर थे और ब्राज़ील से बिलोंग करते थे। इनका जन्म ब्राज़ील में हुआ था। 3 विश्व कप इन्होंने खेले, तीनों की तीनों इनकी टीम ने जीते। पहला विश्व कप 1958 में खेला, उसमें जीत दर्ज कर ली। दूसरा विश्व कप 1962 में खेला, उसमें जीत दर्ज कर ली। उसका तीसरा विश्व कप इन्होंने 1970 में खेला। तीनों विश्व कप इनके समय पर जो फुटबॉल में ब्राज़ील ने जीत दर्ज की थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और 1971 में उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। तो अगला क्वेश्चन आएगा विदेश से रिलेटेड। तो विदेश से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, किस देश के संसद ने दिसंबर 2022 में 16 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लिंग बदलने की अनुमति देने वाला कानून पास कर दिया है? तो आंसर यहां पर होगा स्पेन के द्वारा ये कानून पास किया गया। अब आप सोच रहे हैं क्या स्पेन 16 साल से ऊपर वाले ही कर सकते हैं? तो आपको बता दूं 16 साल से ऊपर वाले नहीं, उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर आप 14 से 16 के बीच की वाली रेंज में आते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से मतलब अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर आप उससे कम एज के हैं, 12 से 14 वाली एज में, तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमारा सेक्स चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो स्पेन में ऐसा कानून पास किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब आएंगे अगले क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड। तो ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन स्थलों को दिसंबर 2022 में विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया, जिससे भारत में इसकी संख्या 52 हो गई? देखिए, यूनेस्को की 2 लिस्ट होती हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी वाली में भारत की 40 साइट्स हैं, लेकिन यूनेस्को ने अस्थायी लिस्ट में डाला है। हो सकता है आगे चल के उन साइट्स को स्थायी में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस अस्थायी लिस्ट में भारत की 52 टोटल साइट्स हो चुकी हैं। वैसे कौन सी साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने अभी मतलब अस्थायी लिस्ट में डाला है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये वडनगर शहर और मोढेरा सूर्य मंदिर। इनको साथ साथ उनाकोटी की चट्टानों को काटकर जो मूर्तियां बनाई गई हैं त्रिपुरा में, इन दोनों को यहां पर इन्होंने नॉन परमानेंट लिस्ट में डाला है, अस्थायी लिस्ट में डाला है। ध्यान रखिएगा, टोटल भारत की अस्थायी लिस्ट कितनी हो गई? 52। परमानेंट कितनी है? 40। ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूं आपको ये याद भी होगा। यहां पर बात की जाए तो स्थायी लिस्ट में भारत की तो 40 है, दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी है? तो आंसर होगा इटली की सबसे ज्यादा है 58, चाइना की दूसरे नंबर पर 56 और भारत की 40 है। भारत की पहली साइट कौन सी थी? तो 1983 में अजंता की गुफाओं को घोषित किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, और उसी साल 4 साइट्स को किया गया था, लेकिन अजंता की गुफाओं को पहले किया गया था। सबसे रिसेंटली में 2021 में धौराविला, एक हड़प्पा का शहर है, उसको किया गया। और उसके बाद तेलंगाना में एक काकतीय रुद्रेश्वर का रमप्पा टेम्पल जिसको हम कहते हैं, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने लिस्ट किया। ठीक, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है आपके लिए लगा रखी है। अगले क्वेश्चन है दिवस से रिलेटेड। तो दिवस से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्मदिन के अवसर पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी चेंज लाने की कोशिश की, नीतियां बनाई। इसके लिए इनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में ऑब्जर्व हम करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 1986 में इसी दिन जो हमारी सरकार है उसने उपभोक्ता से रिलेटेड कानून को पास किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस
सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व होता है? तो आंसर होगा ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन इस दिन पड़ता है, 25 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये तो हमने पूरे इस सिर्फ 3 डेज रिवाइज किए हैं। ऐसा करते हैं पूरे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ, अगर आपको याद हो तो रिवाइज करते रहिएगा। जैसे 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है वैसे ना। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, देखते रहिएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, उस यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। विजय दिवस 16 दिसंबर को, जब पाकिस्तान से हमने 1971 का युद्ध जीत लिया था, तो 16 दिसंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। गोवा मुक्ति दिवस भी आपसे पूछ लिया जाता है, वो ऑब्जर्व करते हैं 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस, मैथमेटिशियन जो नेशनल मैथमेटिशियन डे 22 दिसंबर को, रामानुजन जी का इस दिन जन्मदिन पड़ता है। 23 को हम किसान दिवस, और उसके बाद 24 को हम उपभोक्ता दिवस, और 25 को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा, और शेयर तो सबको कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद।